हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हमारा ऑडियो रिवीजन अमेजिंग सा होने वाला है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो एक बहुत अच्छा गोल्डन चैप्टर है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा सा चैप्टर है और आप देखोगे कि इसमें 15 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एक कंपनीज एक्ट पुराना भी था, इसलिए कंपनी की डेफिनेशन बोल देती है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर मतलब 1956 में जो कंपनी लॉ था उसमें भी कोई कंपनी बनेगी तो वो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आ जाएगी। वापस से एक बार बता देता हूं, कहीं पे भी क्वेश्चन दिखा कंपनीज एक्ट का तो ये डेफिनेशन लिख दोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनी एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हमने कंपनी की अभी डेफिनेशन देखी, बट जैसे हम इंसान होते हैं, हमारे फीचर्स होते हैं, वैसे कंपनी के भी कुछ फीचर्स है जो बतलाती है कि ये कंपनी हो सकती है। हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं सर? हम इसको लर्न कर सकते हैं कैसे कि सबसे पहला बता दो, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर कंपनी में अपने मेंबर्स जो होते हैं उससे वो डिफरेंट होती है, वो अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी अपनी रखती है। इसमें हमने पढ़ा था कि सर इट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट डज नॉट हैव इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अ मेंबर डज नॉट हैव इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये केस लॉ से हमने सीखा था जिसका नाम था मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, जहां पे एक बंदा एक कंपनी के असेट्स में इंश्योरेंस करवा के क्लेम करता है, तो कब बताते हैं कि भाई तू कैसे असेट्स में इंश्योरेंस करवा पाया, तेरी तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो इससे उन्होंने बताया अ मेंबर डज नॉट इवन have an insurable interest in the property of the company. A company have same rights and powers as human being. It is distinct and separate from its members, different from the subscriber to the memorandum. A company can own its property, have a bank account, raise loans, incurs liabilities and enters into a contracts. Even members can contract with the company for debts of the company. उसके creditors नहीं कुछ कर सकते, creditors ही sue कर सकते हैं, members नहीं कर सकते। And the shareholders are not the private or joint owners of the company's property. जो shareholders होते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है ना, ये लोग जॉइंटली होते हैं, बट कंपनी शेयर होल्डर्स जो होते हैं इन केस ऑफ कंपनी वो जॉइंट ओनर्स नहीं होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, लोग आए जाए, कंपनी चलते रहती है। चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, मेंबर्स में डाई और चेंज विद द कंपनी गोज अंटिल इट इज वाउंड अप। शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनडेफिनिटली, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन लाइफ एंड टू द लाइफ ऑफ अ कंपनी। थर्ड पॉइंट आता था सर लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी से हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सर, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स में टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी में व्हेन द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड, एंड अनलिमिटेड के कंपनी केस में द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। फिर बात होती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के फीचर की, जहां पे बोलते हैं कंपनीज एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ अदर देन नेचुरल बर्थ। ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता है भाई, कंपनी को पैदा करने में आपको लॉ का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और अगर आप अच्छे से फॉलो कर ले रहे हो तो कंपनी आप बना सकते हो। इट कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ नेचुरल पर्सन कैन डू, दैट मींस सर, बट सब कुछ हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी ले सकती है, ओन बैंक अकाउंट अपने नाम पे खोल सकती है, बट वो जेल नहीं जा सकती, ओथ नहीं ले सकती, मैरी और प्रैक्टिस लर्नर प्रोफेशन ये कंपनी नहीं कर सकती। इट कैन ओनली एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी व्हिच आर इट्स डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोले एजेंट होते हैं डायरेक्टर्स, बट वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ और पॉइंट आता था कॉमन सील। कॉमन सील एक कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर जैसे काम करता है, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज एन ऑप्शनल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। उसको कॉमन सील रखना है कि नहीं, अगर कॉमन सील है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑथराइजेशन दो डायरेक्टर देते हैं या एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी दे देता है। उसके बाद एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, क्या पढ़ा था? कॉर्पोरेट व्हील पर्दा है, पर्दा आपको याद है, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक पर्दा होता है। दैट मींस सर कंपनी के एक्शंस मेंबर्स को लायबल नहीं करते, इसलिए द कांसेप्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। इसको ही हम बोलते थे दे एंजॉय व्हाट? दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। दे एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। सैलोमन वर्सेस सैलोमन का एक प्यारा सा केस में जिसमें एक बंदा सैलोमन पूरे के पूरे अपनी फैमिली को लेकर कंपनी के पूरे एसेट्स खरीद लेता था, उसमें वो इक्विटी शेयर भी लेता था, उसको डिबेंचर भी इशू करते थे। जब वो कंपनी बंद होने की कगार पर थी तो एक बंदा बोलता है कि भाई सैलोमन की तो कंपनी हमको तो लगता है ऐसी बनाई है क्योंकि सभी तो शेयर जिसने ले रखे हैं, अच्छा इसने जो क्रेडिट्स के जो डिबेंचर्स है ना, उसको आप एक काम करो, वैसे तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है बट आप उसको अनसिक्योर्ड मानो बिकॉज हमको लगता है कंपनी, बट लॉ बोलता है नहीं, कंपनी हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। इंस्पाइट की एक बंदे ने अपनी पूरी फैमिली से मिलकर पूरे शेयर्स खरीदे हो, फिर भी वो कंपनी वो बंदे से अलग होती है। तो सैलोमन और वर्सेस सैलोमन सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को, क्या कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट को, पर्दा होता है मेंबर्स और कंपनी के बीच में, इवन इफ उसने पूरे शेयर्स और डिबेंचर्स लेके रखे हो, इसको स्टैब्लिश करता है। फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े सर, ये तो हमने समझ लिया कॉर्पोरेट व्हील जहां पे मेंबर्स बचे रहते हैं कंपनी के एक्शन से, कुछ केसेस में वो पर्दा उठ भी जाता है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कुछ कुछ केसेस में था टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ को एनिमी और फ्रेंड, जो हमने पढ़ा था
दाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर के केस में, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू ऑफ टैक्स के केस में। जैसे ही आपने टैक्स की बात सुनी तो दो केस लो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स और दूसरा डिंशा मानिक जी पेटेंट। डी से डिविडेंड वाला अपन ने जो केस पढ़ा था उसमें आ जाता है, जब पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डालना पड़ेगा डिंशा मानिक जी पेटेंट, अगर नहीं तो जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डाल सकते हो। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन काई की थी, बोनस की थी। बोनस किसको मिलता है? वर्कमैन को। वर्कमैन कहां करते थे? इंडस्ट्री, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में ये पड़ा था, जहां पे पर्दा उठ सकता है अगर हमने बोनस रिड्यूस करने के लिए अपनी लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करी तो। और फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी एक्ट एज एन एजेंट, हमने कंपनी इसलिए बनाई बिकॉज वो कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए काम करे एंड वो अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर दे। ये हमने केस देखा था मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के केस में, जहां पे वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए वो दूसरी कंपनी फॉर्म करके उनके बिहाफ पे लाइसेंस लेते हैं। और लास्ट था एक जो ओपन एंडेड उन्होंने बनाया, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इस पर्टिकुलर केस में बोले अगर कुछ इनकॉर्पोरेशन इसलिए इलीगल या इम्प्रॉपर पर्पस के लिए हुआ है तो हम कंपनी का पर्दा उठा देंगे और मेंबर्स को लाइबल लगा देंगे। फिर बात स्टार्ट हुई है सर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। सबसे पहला था सर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके, तीन होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सर लिमिटेड बाय शेयर में बोलता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स ओन एमओए टू अमाउंट अनपेड टू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बोले जो भी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है वहां तक लाइबिलिटी होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बोला था मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकिंग बाय द एमओए टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग ओनली बाउंड अप। एक क्वेश्चन आया था आईसीए के एग्जाम में जिसने पूछा था इसको तो आप बता दो और दोनों के बीच में डिफरेंट फीचर्स और सेपरेट फीचर्स ये बता दो और कॉमन फीचर्स बता दो। तो हमने कॉमन फीचर्स में बोला सर दोनों लीगल पर्सनैलिटी और दोनों में लिमिटेड लाइबिलिटी, बट डिफरेंस क्या है? शेयर्स के केस में वो कभी भी लाइबिलिटी आ सकती है, बट गारंटी के केस में ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के केस में वो आने वाली है। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू के केस में अपन ने देखा था। फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट था अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट हमने फिर जब बाद में इसको डिटेल में पढ़ा था तो ये जाना था ये भी सिर्फ कब हो सकता है? ये भी सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में हो सकता है। तो कुछ चार कंडीशन थी, पहले तो नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी सीजेस व्हेन द मेंबर सीजेस, और फिर बोला था द टाइम जब कंपनी वाइंडिंग अप में आती है तभी होता है, और ईच मेंबर्स की लाइबिलिटी एक्सटेंड होती है और अगर एक मेंबर नहीं देता है तो बाकी मेंबर्स को देना होता है, वो इवेंचुअली उससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स सबसे प्यारा कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आया 1% कंपनी। क्या आया? 1% कंपनी। हमने कुछ कॉन्सेप्ट इसके पढ़े थे सर, 1% एंड एज वन मेंबर, और एक नॉमिनी भी हो सकता है जो ओपीसी अपने एमओए में डालता है सब्सक्राइबर की डेथ के या इनकैपेसिटी के टाइम पे, वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। इसके लिए रिटन कंसेंट हम देते थे आरओसी के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलोंग विद ईएमओए एंड ईओए। उसके बाद बोलते हैं नॉमिनी हैज द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अब नॉमिनी को खुद लग रहा है मुझे कंटिन्यू करना है तो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मेंबर भी जो ओपीसी का मेंबर है वो भी उसको भगा सकता है, उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी नोटिस देगी रजिस्ट्रार को। ऐसे सच चेंज को चेंज टू मेमोरेंडम नहीं माना जाता है, क्योंकि मैंने बताया था उसके लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस लगते हैं। हु कैन बी अ ओपीसी मेंबर और नॉमिनी? पहले तो बहुत अलग था, अब अलग हो गया। अभी बोलते हैं एक काम करो, नेचुरल पर्सन रख लो, इंडियन सिटीजन रख लो। बोले एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेसिडेंट हो गए तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो अब दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, बोले ये बंदा नॉमिनी है, ओपीसी बन सकता है, तो आपको क्या देखना है? नेचुरल पर्सन होवे और इंडियन सिटीजन होवे। इंडियन सिटीजन बाय बर्थ होता है, रेसिडेंट होगा नहीं होगा चलेगा। 1% एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और उसका ही वो नॉमिनी बन सकता है। एक ओपीसी का मेंबर दूसरे ओपीसी में मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। एक ओपीसी का मेंबर दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है क्या? हाँ। फिर आया सेकंड प्राइवेट कंपनी। 2 सबसेक्शन 68 में मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और आर्टिकल से कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दे। बोले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, और आर्टिकल से कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दे। पहला रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और तीसरा आईपीओ नहीं ला सकते, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू ऑफर। सर पहले केस में क्या बोला है? पहले केस में बोला है सर रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, ट्रांसफर मत करो। दूसरा बोले अगर 200 से ज्यादा होंगे एक्सेप्ट ओपीसी के केस में तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकती। उसमें कुछ प्रोविजन होते हैं। पहले बोले 2 लोग ने जॉइंटली होल्ड करे तो उसको 1 गिनना, अगर कंपनी के एम्प्लॉय है तो उसको मत गिनना, और बोले अगर जो पहले कंपनी के एम्प्लॉय थे और जब वो एम्प्लॉय थे उनको शेयर्स अलॉट किए थे, वापस बोल रहा हूं, पहले वो कंपनी के एम्प्लॉय थे और जब वो एम्प्लॉय थे उनको शेयर्स अलॉट किए थे, अब उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है और शेयर्स होल्ड करा है तो उनको भी आपको गिनना नहीं होता है। ऐसे ही हमारा थर्ड रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आ गया था। फिर बोले स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज अ
प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी और ओपीसी क्या हो सकती है? प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक नहीं हो सकती है। इसी के साथ नया शब्द स्मॉल और हमारे डेफिनेशन आ गई स्मॉल कंपनी की, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आई थी रिसेंटली टू सबसेक्शन 85 के केस में। स्मॉल कंपनी बोलते हैं, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। इसलिए तो हमने बोला कि स्मॉल कंपनी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू 4 करोड़ और इसका हायर कैप आगे जाके लॉ को चेंज करना है तो कहां तक ला सकते हैं? 10 करोड़ तक। टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़, वहां पे चेंज करके क्या ला सकते हैं? 100, 440 10, 100, 440 10 ओवर। पहले क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल, उसके बाद था टर्नओवर। 3 लोग, कौन? 3 लोग सर एक्सेप्शन में कवर्ड होते हैं, मतलब वो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। पहला होल्डिंग, 4 लोग होल्डिंग एंड सब्सिडरी, फिर बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी। ये ओपीसी के बारे, स्मॉल कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आ गया था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी और उसके आर्टिकल्स के हिसाब से उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है। हमने पढ़ा था कि सर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या हो जाती है? डीम पब्लिक कंपनी हो जाती है, बट उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? दे रिमेन टू बी प्राइवेट। वापस बोल रहा हूं, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या हो जाती है? डीम पब्लिक कंपनी हो जाती है और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? दे रिमेन टू बी प्राइवेट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगते हैं? 7 एंड मैक्सिमम में कोई लिमिट होती है क्या? नहीं। शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं क्या? यस सर, ट्रांसफरेबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल अब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला था होल्डिंग एंड सब्सिडरी। जब भी आपको एक कंपनी को देखना है कि वो होल्डिंग है कि एक होल्डिंग है कि एक कंपनी की, तो आपको देखना है क्या वो कंपनी हमारी कंपनी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। पहला कंडीशन क्या था? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या बोल रहा हूं? और हमारी कंपनी में मोर देन 1/2, क्या बोल रहा हूं? मोर देन 1/2। तो 50% नहीं, 50% से ज्यादा क्या रखती है? शेयर होल्डिंग, वोटिंग पावर रखती है थ्रू खुद से या कोई दूसरी सब्सिडरी से। मतलब सर पहले तो ये देख लो क्या वो कंपोजिशन कंट्रोल करती है कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद बोल रहे थे कि सर क्या 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है खुद से या अपनी कोई दूसरी सब्सिडरी के थ्रू? अगर करती है तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। और इसी केस में हमने बोलता प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडी वो डीम पब्लिक हो जाएगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये तो हमने कवर किया सर वो क्राइटेरिया जो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल करते हैं। क्या बात करना है उनकी जो 20 से 50 तक करते हैं, तो वो बोलते हैं एसोसिएट होती है। वो क्या बोलते हैं? एसोसिएट। एसोसिएट के 20% को उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी दी है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन्वेस्ट द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। उसका है ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन द बिजनेस डिसीजन। इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ऑन द बेसिस टू एक्सेस कैपिटल, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी हमने पढ़ा था। फिर बोलता अदर कंपनीज में सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनी, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में जो बोलता कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%। यहां पे डिफरेंट है, नॉट लेस देन 51% की टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है 51%। सगुन का 51%, बार बार बोलता है सगुन का 51% या उससे ज्यादा। सेंट्रल गवर्नमेंट या एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या 2 स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कोई भी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने रखा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी बच्चों गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी 2 सबसेक्शन 42 में फॉरेन कंपनी की, इट मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट। और देखो 2 चीजें इसमें ट्विन कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है फॉरेन कंपनी को। पहले तो हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक यूज में एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। सेक्शन 8 कंपनीज बड़ी प्यारी सी कंपनी जो अपने अच्छे इरादों के साथ बनी जाती है, जो पब्लिक के लिए कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, स्मार्ट, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी वगैरह के लिए काम करती है। और सच कंपनीज क्या इंटेंड करती है कि हमारा जो भी प्रॉफिट हो हम यही पर्टिकुलर चीजों के लिए लगाए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के प्रमोशन लगाए। और ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड भी नहीं दे सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन के साथ ये कंपनी बनती है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कुछ नहीं होता। स्पेशल लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इनको प्राइवेट पब्लिक कुछ लिखना नहीं पड़ता, उनको क्लब, कॉमर्स ऐसे वर्ड्स का अपने नाम में यूज करना पड़ता है। लाइसेंस इज revoked if the conditions are contrary. on revocation central government में direct to convert the status and changes name. central government बोलेंगी हम आपका पहले तो स्टेटस ही चेंज कर देंगे सेक्शन 8 से नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और आपका नाम भी चेंज करेंगे क्योंकि स्टेटस चेंज हो रहा है तो नाम भी करना पड़ेगा। वाइंडिंग अप के लिए बोल देंगे आपको। अच्छे हमने एग्जांपल लेते थे हमेशा टाटा कि कोई अच्छी कंपनी के साथ आपको अमलगमेट कर देंगे क्योंकि वो अच्छा ये पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है। तो अगर हमने रिलीफ पढ़े थे, बोले आप जनरल मीटिंग 14 डेज की जगह 21 डेज की जगह 14 डेज में भी करवा सकते हो। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और एज वेल एज
नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये थे कि आप अपने ऑब्जेक्ट में के लिए काम करो, आप उसका प्रॉफिट भी उसके लिए लगाओ और आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे अगर आप ये कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, और 3 चीजें आपके साथ कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे, स्टेटस चेंज कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे और अमलगमेट कर देंगे किसी और के साथ। डोरमेंट कंपनी सोतली कंपनी है जो फ्यूचर प्रोडक्ट होल्डिंग एंड एसेट या कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं लगती उसके लिए बनती है। ये कंपनी इनएक्टिव कंपनी तब मानी जाती है जब पिछले 2 सालों में ना उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया है इन द लास्ट 2 इयर्स, ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की है। जब अपन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 चीजें आ जाती है जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि एक रोजमर्यादा की जिंदगी में एक कंपनी को चलाने के लिए चारों चीजें करनी ही पड़ेगी। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की है। पहला है पेमेंट ऑफ फीस, दूसरा है मेड बाय टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड कुछ चीज किया, या पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स के लिए कुछ किया है। तो निधि कंपनी है जिसका मोटिव होता है सेविंग्स वगैरह को प्रमोट करना। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 51% जो हमारा गवर्नमेंट की डेफिनेशन वाला क्राइटेरिया था यहाँ पे वो लगती है। एग्जांपल इसका एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई वगैरह होता है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की हमने बात करी थी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, जिसमें एक प्रमोटर की डेफिनेशन होती है, एक बार रीड करके आप आगे जा सकते हो अपनी जिंदगी में। फिर बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 के केस में होता है, जहां पे बोला जाता है कि प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स होते हैं, पब्लिक के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और ओपीसी के केस में 1 मेंबर होता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करेंगे तो सेक्शन 10 आपके पास होगा और बोलेगा इधर आओ हमारे रजिस्टर्ड के साथ कुछ इंफॉर्मेशन फाइल करो। सबसे पहले करो क्या, एमओए एओए साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। फिर 2 डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। पहला डिक्लेरेशन आता है बाय द पर्सन एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। 2 लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल लोग सीए सीएमए इन प्रैक्टिस, और कोई भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की, और उनको ये डिक्लेरेशन देना है कि उन्हें पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद। फिर ये डिक्लेरेशन वो सब्सक्राइबर एमओए को भी एक और डिक्लेरेशन जो सब्सक्राइबर टू द एमओए देंगे और फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ एओए देंगे, जो बोलेंगे कि हम कोई कन्विक्टेड नहीं ऑफ एनी ऑफेंस, ना ही हम गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड है पिछले 5 सालों में, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने कंपनी के साथ फाइल करी है वो करेक्ट है। एड्रेस करस्पॉन्डेंस वगैरह की जो बेसिक डिटेल्स आप करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जिससे आपको सिन नंबर भी अलॉट हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट के हिसाब से ये सब करके आप अगर इनकॉर्पोरेशन दे रहे हो तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आप पे सेक्शन 447 का तमाचा लग सकता है और आपको बोला जा सकता है कि भाई ये इनकॉर्पोरेशन गलत हुआ है, आपको बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर कोई कंप्लेन कर देता है अथॉरिटी के पास कि भैया ये कंपनी भी बन गई है फॉल्स, इनकरेक्ट और ऐसी इंफॉर्मेशन से, तो ट्रिब्यूनल के पास बोल देता है, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इफ ही इज बीइंग सो सेटिस्फाइड, ऐसा ऑर्डर करेगी पास जो रेगुलेशन मैनेजमेंट का करने लगेगा, एमओए ओए में चेंज कर देगा इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स को अनलिमिटेड कर देगा और डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी और वाइंडिंग अप के ऑर्डर कर देगा। ऐसे सच ऑर्डर जो भी उसको डीम फिट रखते हैं वो सब कर सकते हैं, बट एक नेचुरल प्रिंसिपल उनको फॉलो करना पड़ता है कि वो उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दे और पुराने ट्रांजैक्शन को कंसीडर कर ले। कुछ 3 केस लॉ थे, उसको आप आगे बढ़ सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में आप अकाउंट्स का नॉलेज, नॉमिनल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप का लिख सकते हो। फिर आता है शेयर्स का डेफिनेशन जो बोलता है मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स द स्टॉक। बॉललैंड वर्सेस ट्रस्टी के केस में बोला था कि भाई शेयर के साथ बहुत सारे राइट्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि सर शेयर की क्या क्या टाइप होते हैं। सब हमने पहले बोला सर, पहले तो शेयर्स की बात करें तो शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सेल हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर। पहले तो मूवेबल है और डिस्टिंक्टिव नंबर भी है। उसके बाद बोलते हैं शेयर कैपिटल 2 टाइप के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूं तो मींस ऑल द शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इतना डिफिकल्ट तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है जिनको प्रेफरेंस मिलता है क्या, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में और रीपेमेंट के केस में। इन्होंने बोला एमओए जो एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एमओए का फीचर ये है कि सर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी वो यहां पे देते हैं। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये देखिए आप कंपनीज एक्ट आपको एमओए क्यों बनवा रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप जहां पे वो ऑपरेशन कर सकती है, बियॉन्ड वो उसके नहीं जा सकती। टू नो व्हाट आर द पावर्स एंड व्हाट एक्टिविटीज कैन एंगेज इट, किसको, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को एंड डीलर्स को। एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसलिए जो भी इसके साथ करेगा, पर्सन एंटरिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज द पर्पस फॉर व्हिच द मनी हैज बीन यूज्ड। ये शेयर होल्डर को पता चल जाता है
while going through the memorandum of association। सेक्शन 4 आता है और बोलता है हमारे पास, हम आपको ड्राफ्ट बता देते हैं क्या टेबल है। तो ये बोलता है शेड्यूल 1 में जाओ कंपनीज एक्ट में, टेबल ए बी सी डी ई में जाओ, शेयर्स, गारंटी और नॉन हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड एंड शेयर कैपिटल कंपनी। इन दैट केस फिर आता है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आएगा नेम क्लॉज, नेम के बाद आएगा कहां पे सिचुएट है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड बाय शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी क्या है कैपिटल क्लॉज, फिर बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज एंड नॉमिनेशन क्लॉज। इसके बाद एक प्यारा सा कंसेप्ट आता है जो आपने पहली बार अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन्स। बच्चों डॉक्ट्राइन्स मैंने आपको बताया था, दीज आर ऑल प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ। इन्होंने बोला कि भाई देखो कभी भी कोर्ट जो बार बार सेम पर्टिकुलर चीज में जजमेंट देते रहती है तो वो बोलती है प्रिंसिपल अपन सेट कर देते हैं, तो ये डॉक्ट्राइन बना दी इन्होंने। इट इज अ प्रिंसिपल बिलीव और अ पोजीशन। हमने इसमें कुछ टर्म्स पढ़े, हमने पढ़ा अल्ट्रावायलेट्स, अल्ट्रावायलेट्स का हमने मीनिंग समझा, बियॉन्ड द पावर जिसका कंक्लूजन होता है वॉइड एब इनिशियो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रावायरस, इंट्रावायरस का हमने मीनिंग पढ़ा था विद इन द पावर जिसका कंक्लूजन होता है वैलिड। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते कि द मीनिंग टर्म ऑफ ultraviolence is beyond their powers, acts done in excess of the legal powers of the doer. When the act done beyond the object clause of MOA, it is ultravirus and null and void, but it cannot be ratified even after the unanimous approval। ये मैंने बताया था। उसके बाद बोले बट द अल्ट्रावायरस टू द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अपने बियॉन्ड जाते हैं तो मेंबर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई कर सकते हैं। और अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया अल्ट्रावायरस टू एओ है तो एओ को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम अमेंड कर सकते हैं। अगर इंपैक्ट क्या होता है ये अपने आंसर में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन? द इंपैक्ट ये होता है कि कंपनी के नाइदर बी सूड ऑन एन अल्ट्रावायरस ट्रांजैक्शन नॉर कैन इट सू इट। ना कंपनी केस कर सकती है ना आप कंपनी पे केस कर सकते हो। सिंस मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, जो भी कंपनी के साथ डील करता है हम पढ़ चुके हैं वो इसको पढ़ के आ रहा है। अशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड के वर्सेस रिची केस में हमने देखा था कि उन्होंने 3-4 अपने ऑब्जेक्ट्स तो बताए थे और एक ऑब्जेक्ट का लास्ट पॉइंट था मैकेनिकल इंजीनियर जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो किसी ने उसको जनरल कॉन्ट्रैक्टर को मान लिया फाइनेंसिंग से, लेकिन नहीं बोले आपको अगर ऑब्जेक्ट रीड करना है तो आपको बाकी सब ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करके करना पड़ेगा। ऐसे तो आप उनसे मरीन इंश्योरेंस कुछ भी करवा सकते हो। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी कोर्ट ने नल एंड वॉइड मांगा था। बोले एक ये लश्करी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी जो ऑब्जेक्ट्स दिए थे उसमें कहीं पे भी फाइनेंसिंग का कवरेज नहीं होता था, तो वो कवर होने वाला नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम इज द फाउंडेशन बेस्ड डॉक्यूमेंट जो स्कोप बताता है। हमारा एओ क्या बताता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मेमोरेंडम की बात करती है। मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन व्हिच द कंपनी इज अलाउड। फिर बोलता था डॉक्यूमेंट कंटेनिंग जो कंपनी के इंटरनल बिजनेस के लिए काम आता है। सेक्शन 4 में था एमओए से रिलेटेड, सेक्शन 5 में आ गया एओए जो बोलता है कंटेंट रेगुलेशन इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। सर मैटर्स तो हम अपने एओए में डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो ये क्या हमको कोई एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना है? सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐसा प्रोविजन होता है कि एक बार डालने के बाद अगर आपको उसको चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है। अगर आपने एक प्रोविजन डाल दिया कि ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है तो आपको उससे मोर रिस्ट्रिक्टिव, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी मोर रिस्ट्रिक्टिव एक प्रोविजन पास करके ही आप उसको चेंज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो। ये होते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। मैनर ऑफ इंक्लूजन क्या होता है? जब आपको यूनैनिमस अप्रूवल मिल जाता है इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के केस में अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। और जैसे ही आप अपने एओए में ऐसे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालते हो तो आपको आरओसी को बताना पड़ता है। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन हैज टू बी इन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स दिया रहता है टेबल एफजीएचआई जे में, वही सीक्वेंस में जो हमने एमओए में पढ़ा था। मॉडल आर्टिकल्स आप वैसे के वैसे अडॉप्ट कर सकते हो और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको सेम यूज करना है तो कर ले, नहीं तो हम मान लेंगे कि वो अपना बना के करने वाली है। फिर एमओए का डिफरेंस है जिसमें आप इंटरनल बेसिक चीज कर सकते हो, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस जिसमें बोला बियॉन्ड द पावर अगर हम एमओए के जाते तो वो नहीं होता। इन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। हम इसके बारे में एक डिफरेंशिएट करते हैं कि देखो सर पहले तो जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन है ना वो बोलता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट एमओए कैन बी इजीली वेरीफाइड। इसलिए जो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डीम्ड, इसलिए क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव का? डीम्ड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि जो भी किसी से डील कर रहा है, कंपनी से डील कर रहा है तो हम डीम्ड मान लेंगे कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से पढ़ के आ रहा है। और बोलता है ये अगेंस्ट द आउटसाइडर है क्योंकि अगेंस्ट आउटसाइडर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आउटसाइडर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन हैज टू सी चेक वेदर इट इज विद इन द पावर्स और नॉट। इट इज हैज टू बी कवर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स एमओए। एक्सेप्शन इसका था डायरेक्ट। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एमओए से रिलेटेड आएंगे। बोल देंगे ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसे कैसे नहीं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस डीम नोटिस था उसको पहले से पढ़ के आना था कि वो ऑब्जेक्ट में है कि नहीं। इसका एक्सेप्टेंस था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट क्या करते हैं सर? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द आउटसाइडर। बोले बाहर वाले लोग इंटरनल क्या चल रहा है वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्राइन फेवर ऑफ आउटसाइडर की बात करता है बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इंटरनल मैनेजमेंट की। बोले हमने अगर चेक आपके स्कोप में है तो उसके इंटरनल जो भी प्रोसीजर है हम अज्यूम करते हैं कि वो आपने फॉलो किया होगा। एंड आउटसाइडर यू रीड द एमओए
MOA and AO to check whether it is within the powers of the company, cannot be expected to check whether the company has actually followed the procedure or not. प्रोसीजर कहां पे दिया रहता है? एओए में दिया रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आने वाले हैं, उसके 3 एक्सेप्शन होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। एक्चुअल पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट kept by the register. The MOA AOA of a company when registered with the ROC become public document. It is the duty of every person dealing with the company to inspect its documents before entering into any transaction with the company, and we have presumed that he knows the contents of these documents. This kind of presumption and implied notice is called constructive notice. उसके बाद बोलते हैं doctrine of indoor management. The doctrine of indoor management is the exception to the constructive notice जो हमने पहले पढ़ दिया. Outsiders are not deemed to have the notice of the internal affairs of the company. If an act authorized by the articles or a memorandum, an outsider is entitled to assume that the detailed formalities of doing such have been observed. Royal British Bank, इसको बोलते हैं हम टर्कॉन रूल. इंडोर मैनेजमेंट को और क्या बोला जाता है? टर्कॉन रूल. जहां पे रॉयल ब्रिटिश बैंक ये अज्यूम कर दिया था कि भाई जो हमारे इन्होंने बोला है कि रेजोल्यूशन पास हुआ तो अंदर इन्होंने पूरे प्रोसीजर फॉलो कर लिए होंगे. सर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की भी कुछ एक्सेप्शन जो क्या था, अगर हमको एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मिल रहा है तो बोले आउटसाइडर हम तुमको ये डॉक्ट्राइन से बचाने वाले नहीं है. द रूल्स डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज द नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ वेदर द एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी. और बोलते हैं सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, बोले नोटिस नहीं था बट शक हो गया. अब जब आपको शक हो गया था तो आपको चेक करना चाहिए था. द डॉक्ट्राइन नो वेयर रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जांपल वेयर द ट्रांजैक्शन इज अनयूजुअल और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी. अगर उसको शक हुआ तो उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी. अगर नहीं कर रहा है तो वो नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, और कोई भी लॉ ऐसे नेग्लिजेंट लोगों को बचाना नहीं चाह रहा है. इसके में भी 2 केस लॉ थे, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंसा एंड कंपनी, और एक था हॉन्गटेन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थर्ड लॉवे एंड मिल्स लिमिटेड. और लास्ट इसका एक्सेप्शन था क्या? फॉर्जरी, जहां पे हम द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू द इररेगुलरिटीज which might otherwise affect the transaction but it cannot apply जहां पे आपके साथ क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है, बिकॉज उसमें दूसरे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं. इसके बाद आप एक रीड कर सकते हो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन रूल का, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी कि वो अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं. बैंक ने तो ये चेक कर लिया कि उनका स्कोप तो है वो करने का. तो बच्चों ये अपना कंपनीज एक्ट का मस्त वाला ऑडियो रिवीजन था. ये ऑडियो रिवीजन आप कभी वॉक कर रहे हो, गार्डन में गए हो, घूम रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सोने के पहले पर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो. दिस रियली हेल्प. वी यूज्ड टू लिसन दिस ऑडियो वीडियोस व्हेन वी वर इनटू फाइनल्स. अगर आपको और डिटेल में करना है तो सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट पे मेरे एक्चुअल रिवीजन लेक्चर्स भी होते हैं जो 2 घंटे में मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं विद बुक्स. आप उसको कर सकते हो, मजा आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो रिवीजन में. थैंक यू सो मच, टेक केयर.